कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने जनरल स्टडी में कोई कोचिंग नहीं ली थी और मैंने सिर्फ अपने ऑप्शनल मैथमेटिक्स में कोचिंग ली थी। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कोचिंग के बिना 10 घंटे पढ़े दूसरे दिन 1 घंटा पढ़ा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब कंटिन्यूटी होनी चाहिए प्रिपरेशन में कि आप इतना पढ़ रहे हैं तो इतना डेली पढ़। गार्जियन को धैर्य रखना पड़ेगा। बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इस पर नज़र रखनी होगी और उसका जो है सो मोटिवेशन बढ़ाते रहना पड़ेगा। समय समय पर जिस टाइप की उसको माहौल की ज़रूरत है ऐसा देते रहना होगा। बुक्स कुछ ऐसे चैनल जिसको आप फॉलो किया, एक छात्र के लिए कितना मुश्किल होता है यूपीएससी? अब मुश्किल नहीं होता है, बट उनमें डायरेक्शन की कमी, ये चीज़ें आसान हो गई है। इंटरनेट के आ जाने से हर कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, हर कुछ आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर। न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, हर कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम ऐसे बिहारी लाल के घर पर मौजूद हैं जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा में कमाल किया था, दूसरा स्थान प्राप्त किया था। आपको याद होगा सुपौल जिले का वो विद्यासागर, जिनके द्वारा बीपीएससी की परीक्षा क्रैक ही नहीं की गई बल्कि दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं और वो खुद हमारे साथ मौजूद है। यूपीएससी की भी परीक्षा इन्होंने क्रैक की है, यूपीएससी में भी सफलता प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ये कौन सा प्रयास है? जैसा कि हमें मालूम है, सबको मालूम है कि आपने बीपीएससी की परीक्षा में परचम लहराया, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। यूपीएससी की परीक्षा कितने बार आपने प्रयास किया तब जाके ये सफलता मिली और कितना रैंक मिला? ये मेरा 4th अटैम्प्ट था यूपीएससी में। इससे पहले मैंने अपने 2nd अटैम्प्ट में 634 रैंक मिली थी मुझे। इस 4th अटैम्प्ट में मेरी 272 रैंक है। चौथी बार में आपको सफलता मिली है, तो आपने जो क्या कहेंगे, जिस तरह से चौथी बार लोग 1-2 बार करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, घर वापस आ जाते हैं, आप कोसी जैसे पिछड़े इलाके से बीपीएससी में दूसरा स्थान प्राप्त किया और फिलहाल यूपीएससी। हाँ, उनमें पेशेंस की कमी होती है और उनमें रेजिलियंस भी नहीं होता है, तो इसकी वजह से उनका धैर्य बहुत जल्दी जवाब दे जाता है इन एग्ज़ाम्स में और इस वजह से वो वापस आ जाते हैं। आपकी परीक्षा का क्या माध्यम था? मेरा माध्यम इंग्लिश था। इंग्लिश था। अधिकतर इंग्लिश माध्यम के बच्चे ही यूपीएससी और बीपीएससी क्रैक कर पाते हैं, संख्या उनकी ज़्यादा होती है, ऐसा क्या होता है? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने 200 साल शासन किया और सिविल सर्वेंट बेस पहले जो है सो इनिशियल में सारे के सारे मैक्सिमम अंग्रेज़ होते थे और फिर भारत के लोग होने शुरू हुए, तो जो एक लीक चल पड़ी है तो उसी की वजह से ये हो रहा है। धीरे धीरे हिंदी मीडियम के बच्चों की भी संख्या बढ़ जाएगी समय के साथ। यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाने के लिए कोचिंग कितना ज़रूरी होता है? अगर ज़रूरी होता है तो आपने कितना किया? कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने जनरल स्टडी में कोई कोचिंग नहीं ली थी और मैंने सिर्फ अपने ऑप्शनल मैथमेटिक्स में कोचिंग ली थी। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कोचिंग के बिना भी एग्ज़ाम निकल सकता है और मैंने जनरल स्टडी बिना कोचिंग के पढ़ाई की है पूरी तरह। ऑप्शनल आपकी क्या था? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। जी। आपने स्नातक कहाँ से किया? आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT त्रिची। एक सवाल ये भी आता है कि अधिकतर जो बीपीएससी और यूपीएससी करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो इंजीनियरिंग से ही आते हैं, ऐसा क्या खास है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी भारत में मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि सारे बच्चे अगर उधर ही चले जाएंगे मैक्सिमम, तो उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी किसी भी कंपटीशन को लिखने में। तो इस वजह से मैक्सिमम इंजीनियर्स होते हैं बीपीएससी और यूपीएससी क्लियर करने वाले। आपने किस कैडर को प्राथमिकता दिया है? कैडर सबसे पहला होम कैडर होता है, बट वो रैंक के हिसाब से कैडर एलोकेशन होती है, तो वो देखना पड़ेगा कि मुझे क्या अलॉट होता है। उसमें अभी समय है 5 महीने। तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक आम छात्र के लिए, आपके पिताजी शिक्षक हैं और हालांकि जिस तरह से आप भी आम परिवेश से ही आते हैं, तो आम छात्र के लिए कितना मुश्किल होता है यूपीएससी? अब मुश्किल नहीं होता है, बट उनमें डायरेक्शन की कमी होती है, वो हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं और उनमें पेशेंस की भी कमी होती है और बहुत बार पारिवारिक मजबूरी भी होती है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू कर सकें, तो इन वजहों से ये मुश्किलात आती है। बट आज के ज़माने में ये चीज़ें आसान हो गई है। इंटरनेट के आ जाने से हर कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, हर कुछ आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर। न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, हर कुछ अवेलेबल है। NCERTs अवेलेबल हैं। बुक्स आपको डिलीवर हो जाएगा सुपौल में दिल्ली से कुरियर के थ्रू। तो धीरे धीरे ये सारी कठिनाइयाँ ख़त्म हो रही है। आपने कहा कि कोचिंग करना उतना ज़रूरी नहीं है, तो आपने किस तरह से तैयारी की? देखिए, मेरा मेनली मैं यूट्यूब पे टॉपर्स के वीडियो देखा करता था, वहाँ से मैं
कुछ अगर उसमें मुझे अगर जैसे बुक की एक लिस्ट है तो वो बुक की लिस्ट मैंने एक टॉपर के लेक्चर्स से ली थी और फिर मैं उसे रिवाइज करता था हर इसमें कि अगर कोई दूसरा टॉपर है तो वो कौन से बुक सजेस्ट कर रहा है और मैं उसमें कॉमन खोजने की कोशिश करता था। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम पे कंटिन्यूअस रिसर्च है वो यूट्यूब के थ्रू मैंने किया और इससे मुझे डायरेक्शन भी मिला कि किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट का डायरेक्शन ही गलत होता है कि वो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, ऑप्शनल पढ़ते नहीं हैं और मेंस की राइटिंग नहीं करते हैं और एक साथ सारे टेस्ट लिख देते हैं, नंबर ऑफ़ टेस्ट कम लिखते हैं, तो इन सब वजहों से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और दूसरी है कि कभी-कभी वो ये सोचते हैं कि उन्होंने कोचिंग ले लिया है तो अब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी एक मिथ है। कोचिंग लेने से सिलेक्शन मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, खुद से पढ़ना ही पड़ता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक चीज़ और है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो खास करके जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनका ये सवाल रहता है कि जब भी हम आपके जैसे जो जिन्हें सफलता मिली है उनसे जब भी हम इंटरव्यू करें तो उनसे एक सवाल ज़रूर पूछे कि आपने कहा कि यूट्यूब के माध्यम से हमने पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की, तो कुछ ऐसे बुक्स, कुछ ऐसे चैनल जिसको आप फॉलो किया? देखिए, मैं murnal.org चैनल फॉलो करता था, उस पर वीडियोज़ हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, आर्ट एंड कल्चर के, और वो टोटली फ्री हैं। इसके अलावा मैं अपने इनिशियल डेज में अनअकैडमी नाम की एक प्लेटफॉर्म है, उसका भी मैं यूज़ करता था। वहाँ पे भी मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ देखा करता था कि मुझे सिलेबस में क्या चीज़ें हैं उसको जल्दी से देख जाऊँ। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म का मैंने यूज़ किया। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, आपको आजकल टेलीग्राम पर मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, जितने सारे मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे, न्यूज़पेपर अवेलेबल हो जाएगा, हर कुछ अवेलेबल हो जाएगा। बट मेनली murnal.org में वो क्वालिटी है कि वो हर कुछ प्रोवाइड कर रहा है आज के टाइम पे, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री है। कुछ किताबें जो आप बताना बुक्स चाहें? तो देखिए, बुक्स क्या है कि एक नॉर्मल है कि आप 11th-12th की बुक्स पढ़िए। ये एक मिथ है कि 6th to 12th पढ़ना है, नहीं, 6th to 12th में बहुत सारे रिपीटेशन हो जाता है, आप एक ही चीज़ को 3 बार पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि 11th-12th मैक्सिमम कवर कर लेता है 6 to 10th तक को। उसके बाद अगर टाइम हो तो 6 to 10th के लिए आप जा सकते हैं, बट इनिशियल डेज में रिपीटेशन नहीं करना है। इनिशियल डेज में अपना रेंज बढ़ाना होता है, तो रेंज बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको मिनिमम रिसोर्स फॉलो करने पड़ेंगे और उसको मैक्सिमम रिवीजन करना पड़ता है। तो उसमें मैं एक मेन बुक हर जगह बोलूँगा, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, और हिस्ट्री में ही एंशिएंट मिडाइवल में एक तमिलनाडु बोर्ड की बुक है जो काफ़ी फेमस है मार्केट में, वो है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के अलावा एक पतली सी बुक आती है गूचेंग लियोन की, 100 पेज की बुक होगी, उससे मतलब 10 पेज के आसपास में पढ़ने हैं। इकोनॉमी में एक श्री राम की बुकलेट आती है, उससे पढ़ना है। इन्वायरमेंट में शंकर की एक बुकलेट आती है या PMFIs की एक बुकलेट आती है, कोई सा भी एक नोट्स ले लें। और साइंस में भी साइंस लेट से पढ़ना होता है, तो उसमें कोई सा भी मतलब एक मटेरियल मार्केट से आप ले लें, विजन का ले लें, बाजीराम का ले लें, कोई सा भी ले लें। और न्यूज़पेपर कोई एक पढ़ना होता है, 2 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है इनिशियल डेज में, और न्यूज़पेपर पे 1 hour 15 मिनट से ज़्यादा इनिशियल में टाइम भी नहीं देना है। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? देखिए, मोस्टली 8 आवर की पढ़ाई सफिशिएंट होती है अगर आप उसे कंटिन्यूअसली करते हैं, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है। 8 आवर आप लगातार 3 साल तक, 4 साल तक पढ़ रहे हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 10 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 1 घंटा पढ़ा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप कंटिन्यूटी होनी चाहिए प्रिपरेशन में कि आप इतना पढ़ रहे हैं तो इतना डेली पढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इनका श्रेय किन्हें देते हैं आप? देखिए, इसमें हर किसी का योगदान होता है, जो शुरुआत से टीचर्स ने जिन्होंने भी पढ़ाया, और फैमिली वालों का योगदान होता है, दोस्तों का योगदान होता है, बहुत लोगों का योगदान होता है, तो उन सबको मैं श्रेय देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। विद्यासागर जी की माँ है, बेटा अब IAS बन गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुशी का बात है। एक सपना तो पूरा हो गया, 2 सपना बचा हुआ। पिताजी हैं, पेशे से शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल में सर शिक्षक हैं। हाँ, सरकारी स्कूल 94 बैच। क्या कहेंगे, आपके बेटे ने जो कमाल किया है, कोसी का नाम ऊंचा किया? बहुत खुशी है इस बात पर, और पहले से ही हमको लग रहा था कि ऐसा होगा रिजल्ट। क्या कहना चाहेंगे जो कोसी के इलाके के ऐसे गार्जियन हैं, उन्हें लगता है कि पटना या दिल्ली में उनके बच्चे 1-2 साल पढ़ाई किए, अब नहीं हो रहा है तो लौट जा घर, क्या आपको कभी नहीं लगा, क्योंकि 4 बार इन्होंने प्रयास किया? गार्जियन को धैर्य रखना पड़ेगा। बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इस पर नज़र रखनी होगी, और उसका जो है सो मोटिवेशन बढ़ाते रहना पड़ेगा। समय समय पर जिस टाइप की उसको माहौल की ज़रूरत है ऐसा देते रहना होगा, यही सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया। तो अभी हम विद्यासागर जी के परिवार के साथ थे, और आप देख रहे हैं कि हम सुपौल में हैं,
इनसे बातचीत किया। बाकी जितने भी सवाल थे हमने कोशिश की कि अधिक से अधिक सवालों के जवाब इनसे ले और बखूबी इन्होंने बताया है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल सुपौल से रविकांत को दीजिए इजाज़त।